ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? 3 दिसंबर को रुपया पहली बार 90 के निशान को पार कर गया। और उसी वक्त हमें बताया जा रहा है कि नौकरियों की बाहर आने वाली है। तो हमारा आज का मकसद है इन दोनों कहानियों के धागे खोलना और ये समझना कि क्या ये दोनों असल में एक ही बड़ी समस्या का हिस्सा है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। शुरुआत रुपए से ही करते हैं। ये जो 90 का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो टूट गया है। हाँ, कुछ ही समय पहले हम 80 पर परेशान थे, फिर 85 हुआ और अब 90। हर बार एक नया लोअर लेवल सेट हो रहा है। इसी माहौल में मुझे लगता है उद्योगपति उदय कोटक का एक बयान बड़ा दिलचस्प है, जो हमारे स्रोत में भी है। हाँ, वो कह रहे कि विदेशी निवेशक तो भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और भारतीय निवेशक हैं कि वो खरीद रहे हैं। और फिर वो एक सवाल छोड़ जाते हैं कि वक्त बताएगा कि ज्यादा स्मार्ट कौन था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब बाजार को लेकर भरोसा इतना ज्यादा बटा हुआ है। बिल्कुल। और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। यहाँ 2 खेमे बन गए। अच्छा। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि सब ठीक है, बल्कि अच्छा है, जैसे नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार। हाँ, उनका तर्क है कि रुपये का कमजोर होना भारत के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। उनका कहना है कि इससे हमारे एक्सपोर्ट सस्ते होंगे, विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी और उससे नौकरियां भी पैदा होंगी। हाँ, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मजबूत रुपए का मोह अब पुरानी बात हो गई है। ये बस अर्थशास्त्र की पुरानी किताबों में अच्छा लगता है। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब रुपया गिरे तो भी हमारी जीत, इसे तो मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। कह सकते हैं। लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही है? हमारे स्रोत क्या कह रहे हैं? स्रोत एक बिल्कुल अलग और ज्यादा चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। वो बताते हैं कि राजीव कुमार जो कह रहे हैं और जो असल में हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके। स्रोतों के मुताबिक विदेशी निवेशक पिछले कुछ समय में चुपचाप हजारों करोड़ डॉलर भारतीय बाजार से निकालकर ले गए हैं। हो। जब वो पैसा ला रहे थे तब तो खूब ढोल पीटे गए, लेकिन अब उनके जाने पर एक अजीब सी खामोशी है। और एक स्रोत तो रुपए को साफ साफ एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कहता है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा? ये तो बहुत गंभीर आरोप है। इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? क्या ये सिर्फ ग्लोबल कारणों से हो रहा है या हमारे अपने घर में भी कुछ गड़बड़ है? देखिए, स्रोत इसके लिए कई घरेलू वजह गिनाते हैं। जैसे विफल अर्थनीति, असफल विदेश नीति और सबसे बढ़कर लगातार बढ़ता हुआ व्यापार घाटा। व्यापार घाटा, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। पर इसका मतलब बहुत सीधा है। आसान भाषा में, हम दुनिया से सामान खरीद ज्यादा रहे हैं और उन्हें बेच कम रहे। बिल्कुल। तो डॉलर हमारी तिजोरी से बाहर ज्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है। तो जाहिर है जब बाजार में डॉलर की कमी होगी और रुपए की सप्लाई ज्यादा, तो डॉलर मजबूत होगा। और रुपया कमजोर, तो ये दावा कि कमजोर रुपया फायदेमंद है, स्रोतों के हिसाब से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने जैसा लगता है। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी आर्थिक बातें। लेकिन वो आम इंसान जिसे डॉलर और व्यापार घाटे से कोई लेना देना नहीं, जो अपनी ईएमआई और सब्जी के दाम से परेशान है, हाँ, उस पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या उसे फिक्र करनी चाहिए कि रुपया 85 का है या 90 का? उसे ही सबसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। अच्छा। असर सीधा और बहुत गहरा है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है और इसे समझना बहुत जरूरी है। समझाइए जरा। देखिए, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है और उसका पेमेंट हमें डॉलर में करना होता है। बिल्कुल। अब अगर रुपया कमजोर होगा तो उसी एक बैरल तेल के लिए हमें ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। मतलब हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई। एग्जैक्टली। और जैसे ही कच्चा तेल महंगा हुआ, देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। और जब डीजल महंगा होगा तो ट्रकों से होने वाली माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। और फिर आपके शहर तक आने वाली सब्जी, फल, अनाज, दूध, सब कुछ महंगा हो जाएगा। ये महंगाई की पहली लहर है। और दूसरी लहर आती है रिजर्व बैंक की तरफ से। जब महंगाई बढ़ने लगती है तो आरबीआई उसे काबू करने के लिए ब्याज दरें यानी रेपो रेट बढ़ा देता है। हाँ, और जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती हैं, आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, सबकी ईएमआई बढ़ जाती है। तो एक तरफ रसोई का बजट बिगड़ा, दूसरी तरफ घर का। और यही नहीं रुकता। जिन परिवारों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस अचानक से बढ़ जाती है। जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे थे, उनका बजट बिगड़ जाता है। तो ये सोचना कि रुपए के गिरने से हम पर असर नहीं होगा, ये खुद को धोखे में रखने जैसा है। बिल्कुल। समझ गए। मतलब ये एक ऐसा चक्र है जो घूम फिरकर आम आदमी की जेब पर ही सबसे भारी पड़ता है। सही बात है।
तो एक तरफ तो अर्थव्यवस्था की ये तस्वीर है जहां महंगाई का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमें रोजगार के बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। मुझे याद है सरकार की एक बहुत चर्चित योजना थी, पीएम इंटर्नशिप योजना। हाँ। जब ये लॉन्च हुई थी तो हेडलाइंस थी कि अब देश के युवाओं को कंपनियों के लिए तैयार किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और नौकरियों की बरसात होगी। हाँ, वादे तो बहुत बड़े थे। लक्ष्य था 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना। 1 करोड़, यानी हर साल 20 लाख ट्रेंड युवा वर्कफोर्स में शामिल होते हैं। कागज पर थी योजना कमाल की लगती थी। बिल्कुल, देश की बेरोजगारी की समस्या का रामबाण इलाज। बिल्कुल। लेकिन जमीन पर क्या हुआ? स्रोतों में जो आंकड़े हैं वो तो किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कहानी रीतिमता चौंकाने वाली है। बताइए। योजना के पहले साल का लक्ष्य था 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप दिलवाना। 1.25 लाख? आपको क्या लगता है कितने लोगों ने इंटर्नशिप पूरी की होगी? लक्ष्य 1.25 लाख था तो शायद कुछ हजार, 10-20 हजार। स्रोत बताते हैं कि 26 नवंबर 2025 तक सिर्फ 206 छात्रों ने इंटर्नशिप पूरी की। क्या सिर्फ 206? हाँ, 1.25 लाख के लक्ष्य के सामने सिर्फ 206। और अगर नौकरी की बात करें तो इन 206 में से भी सिर्फ 95 लोगों को पक्की नौकरी मिली। एक मिनट, क्या कहा आपने? सिर्फ 95? जी हाँ, 95। 1.25 लाख का टारगेट और नौकरी मिली 100 से भी कम लोगों को। ये तो मजाक जैसा लगता है तो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये योजना का शुरुआती दौर हो? अक्सर नई योजनाओं को पटरी पर आने में समय लगता है, या फिर स्रोतों में इसकी कोई और वजह बताई गई है कि छात्र इसे छोड़ क्यों रहे थे? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन स्रोत एक और आंकड़ा देता है जो बताता है कि समस्या शायद योजना की डिजाइन में ही थी। क्या? इन आंकड़ों के मुताबिक 4,500 से ज्यादा छात्रों ने तो इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ दी। 4,500 ने छोड़ दी? हाँ, अगर योजना अच्छी होती, अगर छात्रों को उसमें अपना भविष्य दिखता तो उसे छोड़ते क्यों? सही बात है। और इस पूरी नाकामी पर खर्चा कितना हुआ वो सुनेंगी तो आप और हैरान हो जाएंगी। बताइए, वो भी बताइए। स्रोत के अनुसार इस पूरी योजना पर 73 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। 73 करोड़? हाँ, और इसका सबसे अजीब हिस्सा यह है कि इसमें से 16 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापन पर खर्च किए गए। कमाल है। मतलब जितने पैसे विज्ञापन पर फूंक दिए उतने में तो शायद इन 95 लोगों को कई साल की सैलरी दी जा सकती थी। ये तो पूरी तरह से उल्टा हिसाब है। नतीजे से ज्यादा प्रचार पर खर्च। बिल्कुल। मतलब 16 करोड़ खर्च करके देश को बताया गया कि हम नौकरियां दे रहे हैं, जबकि असल में 100 नौकरियां भी पैदा नहीं हुई। ये दिखाता है कि फोकस नतीजा लाने पर कम और नतीजा दिखाने पर ज्यादा था। बिल्कुल ठीक है। तो सरकारी योजनाएं भी जमीन पर काम नहीं कर रही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का क्या? वहां तो कंपनियां आईपीओ से अरबों डॉलर उठा रही हैं, बाजार हर दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, वहां तो नौकरियां बननी चाहिए। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है, और इसका जवाब हमें स्रोतों में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के प्रबंध निदेशक संजीव प्रसाद के एक विश्लेषण में मिलता है। अच्छा। जो आईपीओ बाजार की असलियत को उजागर करता है। ये आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस आईपीओ की पहेली को सुलझाते हैं। पैसा कहाँ जा रहा है? संजीव प्रसाद बताते हैं कि 2021 से 2025 के बीच, यानी इन 5 सालों में, हाँ, भारतीय कंपनियों ने आईपीओ के जरिए बाजार से $100 बिलियन जुटाए हैं। $100 बिलियन? ये तो बहुत बड़ी रकम है, लगभग 9 लाख करोड़ रुपए। बहुत बड़ी। कोई भी सोचेगा कि इतना पैसा अगर सिस्टम में आया है तो नई फैक्ट्रियां लगी होंगी, कारोबार बढ़ा होगा और लाखों नौकरियां पैदा हुई होंगी। हाँ, यही तो उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं हुआ। कहानी इस पैसे के बंटवारे में छिपी है। अच्छा। प्रसाद का विश्लेषण बताता है कि इस $100 बिलियन में से 40% यानी $40 बिलियन तो सीधे कंपनियों के प्रमोटर्स यानी मालिकों की जेब में चला गया। क्या? हाँ, ये पैसा कंपनी के खाते में आया ही नहीं। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? मतलब जनता ने पैसा कंपनी के भविष्य पर लगाया और वो मालिकों की जेब में चला गया? हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि आपने घर बनाने के लिए लोन लिया और उस पैसे से अपने लिए एक लग्जरी गाड़ी खरीद ली, कंपनी को तो कुछ मिला ही नहीं। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। इसे ही फाइनेंस की भाषा में ऑफर फॉर सेल या ओएफएस कहते हैं। अच्छा, ओएफएस। इसमें कंपनी नए शेयर जारी नहीं करती, बल्कि पुराने मालिक ही अपना हिस्सा आम जनता को ऊंचे दाम पर बेचकर पैसा कमाकर निकल जाते हैं। मतलब ये संदेश जाता है कि जिन्हें अपनी कंपनी पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए, वही उसे बेचकर निकल रहे हैं। वो अपनी कंपनी की पालकी आम निवेशक के कंधे पर रखकर जा रहे हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत चिंताजनक है। तो 40% पैसा प्रमोटरों के पास चला गया, बाकी 60% का क्या हुआ? वो तो कंपनी के पास आया होगा। हाँ, बाकी 60% पैसा यानी $60 बिलियन कंपनी के पास आया।
लेकिन प्रसाद बताते हैं कि उसमें से भी सिर्फ 15% का इस्तेमाल नई फैक्ट्री लगाने, नई मशीनरी खरीदने या कारोबार का विस्तार करने, यानी जिसे कैपेक्स कहते हैं। हाँ केपेक्स, उसमें हुआ। बाकी का पैसा या तो पुराने कर्ज चुकाने में चला गया या फिर कंपनी के बैंक अकाउंट में पड़ा रहा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बाजार से उठाए गए $100 बिलियन में से सिर्फ $9 बिलियन ही उस काम में लगे जिससे नई नौकरियां पैदा हो सकती थीं। सिर्फ 9 बिलियन? 100 में से 9। ये तो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय है, लेकिन स्रोतों के मुताबिक यही सच है। पैसा तो बाजार में खूब आ रहा है, लेकिन वो रोजगार पैदा करने वाले इंजन तक पहुंच ही नहीं रहा। वो या तो प्रमोटरों की जेब में जा रहा है या फिर बैंकों में पड़ा है। हाँ। और इसी कहानी में एक और भयावह आंकड़ा जुड़ता है। वो क्या? कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने खुद लोकसभा में बताया कि पिछले 5 सालों में 2,38,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गईं। 2.25 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो गईं, और इनमें जो लाखों लोग काम करते थे उनका क्या हुआ? हाँ, यही सवाल है। क्या सरकार के पास उनके लिए कोई योजना है? जब सरकार से यही सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि बंद हुई कंपनियों के कर्मचारियों के लिए सरकार के पास कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब लाखों लोग बेरोजगार हो गए और उनके भविष्य के लिए कोई योजना ही नहीं है। स्रोत इस पर एक तीखी टिप्पणी करते हैं। हाँ, कि जब इन असल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए तब ध्यान भटकाने के लिए जगहों के नाम बदलने जैसे काम हो रहे हैं। जैसे पीएमओ कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये बन रही है, एक तरफ रुपया कमजोर हो रहा है जिससे महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी की कमर टूट रही है। बिल्कुल। दूसरी तरफ रोजगार के नाम पर जो योजनाएं हैं वो फेल हो रही हैं और प्राइवेट सेक्टर जो पैसा उठा रहा है उससे भी नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो पैसा नई फैक्ट्रियों में लगी नहीं रहा। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और इसी हताशा भरे माहौल पर स्रोत के अंत में एक बहुत तीखा व्यंग है जो पूरी स्थिति पर एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। अच्छा। लेखक एक सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि जब सरकार नाम बदलने में इतनी दिलचस्पी ले ही रही है तो क्यों ना बेरोजगार का नाम ही बदलकर तीर्थयात्री रख दिया जाए। तीर्थयात्री? वो क्यों? क्योंकि लेखक का तर्क है कि देश का बेरोजगार युवा भी किसी तीर्थयात्री की तरह ही सालों साल नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकता रहता है। उम्मीद की एक पोटली उठाए वो अपनी यात्रा पूरी करता है, लेकिन मंजिल मिलेगी या नहीं ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब आर्थिक आंकड़े और लोगों का जमीनी अनुभव ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएं, तो क्या समस्याओं का नाम बदल देना ही उन्हें हल करने का नया तरीका बन जाता है? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।